मुझे लगता है कि हर एक मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास आदमी की समस्या है। नौकरी में फंसा हुआ है, सुबह 9 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक, 8 बजे तक। ऐसे में उसे एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बनानी है। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ा लैप्स है। आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, टेक्नोग्राफी तो पढ़ा रहे हैं स्कूल में बच्चों को, लेकिन आप उन्हें ये नहीं बता रहे कि बेटा सेविंग कहाँ करें। जो लाख रुपए से कम कमा रहा है, तो ऐसे में क्या बेस्ट पॉसिबल वेज हैं फॉर इन्वेस्टिंग? सबसे आसान, सबसे सोखा, जिसमें ज़ीरो रिस्क है, वो है बैंक की एफडी। मल्टीप्लायर क्या होना चाहिए ये? क्योंकि बहुत सारे लोगों को अपने सही लाइफ वैल्यू भी नहीं पता और सही मेडिक्लेम भी नहीं पता। तो अगर ये ह्यूमन लाइफ वैल्यू कंसेप्ट ना हो, कोई भी आदमी 8-10 हज़ार रुपए का जुगाड़ कर सकता है। वो 1 करोड़ का बीमा ले ले और 1 साल पे करे, अगले साल भी पे करे और उसके बाद सुसाइड कर ले। तो इसलिए कंपनीज ने कहा भाई ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे तो हर आदमी हमें लॉस ही देता रहेगा। हर आदमी की एक ह्यूमन लाइफ वैल्यू निकाल लो भाई। अब ह्यूमन लाइफ वैल्यू क्या होती है? तो एक 50,000 वाला 5 करोड़ का कॉर्पस कैसे बना है? देखिए आशीष जी, मैं आपका दिल तोड़ दूंगा, ये संभव नहीं है। अच्छा। अब आप कितना पैसा लगा रहे हो जो आपको 5 करोड़ चाहिए, वो समझ लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप 20,000 रुपये महीना लगाएंगे आने वाले 20 सालों के लिए, तो आपकी जमा राशि जो इन्वेस्ट होएगी वो होएगी। इन्वेस्टमेंट की ऐसी कौन सी आदतें हैं जिससे कि कोई इंसान फ्यूचर में मतलब अमीर बन सकता है? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में अगर हम थोड़ा सा एलोबरेट करें इसको। डिसिप्लिन का मतलब ये है कि आज मेरा इसमें दोस्तों, आज के समय में मिडिल क्लास की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि उसे एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, उसे अपना एक कॉर्पस बनाना है और वो इसी चीज में फंसा रहता है कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं। तो आज का ये पॉडकास्ट आपकी इस समस्या को खत्म करने वाला है, क्योंकि हमारे साथ एक फाइनेंशियल मेंटर हैं, मनी मेंटर भी आप इन्हें कह सकते हैं। इनके वीडियोस आपने बहुत देखे होंगे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर। आज हमें बताने आए हैं कि आप किस तरीके से आप अपनी जॉब के साथ, अपने बिजनेस के साथ एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स भी बना सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बड़े भाई दीपक वाधवा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आशीष जी, और मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे इस लायक समझा और इनवाइट करा। सो आई एम एक्चुअली फीलिंग वेरी ग्रेटफुल कि आपने मुझे मौका दिया अपनी ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करने का। सर, वी आर ग्लेड कि आप आज हैं और आप उस विषय पर रोशनी डालने वाले हैं जो मुझे लगता है कि हर एक मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास आदमी की समस्या है। नौकरी में फंसा हुआ है, सुबह 9 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक, 8 बजे तक। व्यापार में फंसा हुआ है, तो कहते हैं कि रामू काका भी वही है और मालिक भी वही है। ऐसे में उसे एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बनानी है। तो आपको क्या लगता है कि कौन से वो सेक्टर्स हैं जहाँ पर वो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बना सकता है? आशीष जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ा लैप्स है। आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, टेक्नोग्राफी तो पढ़ा रहे हैं स्कूल में बच्चों को। कॉस थीटा, साइन थीटा कहाँ यूज होना है ये नहीं, ये सबको सिखा रहे हैं। हाँ। लेकिन आप उन्हें ये नहीं बता रहे कि बेटा सेविंग कहाँ करनी है, क्योंकि पैसा तो सबने ही कमाना है, चाहे कोई कम कमाए ज़्यादा कमाए, ये तो एक बात का विषय है। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन स्कूल में फाइनेंशियल लिटरेसी नाम का एक सब्जेक्ट होना चाहिए। 9th-10th में पढ़ाई जाने वाली ये सबसे आवश्यक वस्तु है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है आप पैसा अपना कहाँ खर्च कर रहे हैं हाँ जी। और कहाँ सेव करना है। फाइनेंस में जैसे जैसे, अब देखिए, मैं तो डीप ड्वेलिंग करता रहता हूँ। कोई इंश्योरेंस पॉलिसी आई उसको पढ़ लिया, कहीं सेविंग का कुछ आया उसको पढ़ लिया, कुछ और आया उसको समझ लिया। इवन मैं ये भी देखता रहता हूँ कि लोग प्रॉपर्टी में आपको इतना लुभावना सा दिखाते हैं कि जी इतने इन्वेस्ट कर दो, इतना किराया मिलेगा, ये मिलेगा। ये सब मिथ्या है। सब मिथ्या है। सब दे ही नहीं सकते वो पैसे। नीचे एक स्टार लगा के एस्ट्रिक लिखा होता है, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, सब्जेक्ट टू मार्केट कंडीशन, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी। हाँ जी। बस उसने अपना जो सब बात ऊपर कही, एक ये स्टार ने उसकी सारी बातों पे पानी फेर दिया। पानी नहीं फेर दिया, अच्छा। उसको उस वचन देने से वचन मुक्त कर दिया। ओके। आज आपने मेरे को कहा कि मैं आपको 25 साल इतनी इन्वेस्टमेंट करो, 1 करोड़ दूंगा। 1 करोड़ तो आपने इतना बड़ा बड़ा लिख दिया और मैं वो देख के प्रभावित भी हो गया। नीचे लिख दिया सब्जेक्ट टू मार्केट कंडीशंस, बस। अब वो 1 करोड़ दे दो या उस वक्त 20 लाख पकड़ा दो, या जितने उस बेचारे से लिए उसके भी घाटा दे दो,
वो तो सब्जेक्ट टू मार्केट कंडीशन है ना जी। बिल्कुल। यही होता है, आप बिल्डर के जाते हो, बिल्डर कहता है जी मैं आपको 1 करोड़ में ऐसा फ्लैट दूंगा, वैसा दूंगा, और वो आपको जो सैंपल फ्लैट दिखाता है वो इतना बढ़िया फ्लैट दिखाता है जिसका कोई हद हिसाब नहीं, और आप उससे प्रभावित हो जाते हैं। और जब फ्लैट मिलता है तो क्या होता है, वो आपको भी वास्तविकता पता है, मुझे भी पता है, और आपका तो हम देख ही रहे हैं सब। ठीक बात है। तो ये इसमें अब वो आखिरकार ऐसे में करे क्या? क्योंकि आज हम फँसे हुए हैं। हम अपने जो डे टू डे एक्सपेंस के लिए इनकम में फँसा हुआ है एक आदमी, जो लाख रुपए से कम कमा रहा है, और आज खर्चे कितने बढ़ चुके हैं, चाहे स्कूल फीस हो, चाहे उसके डे टू डे खर्चे हो, रेंटल्स हैं। तो ऐसे में उसे फ्यूचर के लिए भी कुछ धन जोड़ना है, कोई कॉर्पस बनाना है। तो ऐसे में क्या बेस्ट पॉसिबल वेज़ हैं फॉर इन्वेस्टिंग? देखिए, पॉसिबल वेज मैं आपको सारे बता देता हूँ। हुँ। सबसे पहले जो शुरू होता है, जो छोटा पैसा, मतलब जो 2-5 लाख रुपए कमा रहा है वो तो कहीं ना कहीं जोड़ ही लेगा, हम उस पर बात ही नहीं करते, बिल्कुल ठीक ठीक है। बात है। लेकिन हम बात करते हैं कि जो व्यक्ति लाख रुपए कमा रहा है और वो 10-15-20 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करना चाहता है, हुँ। या 50 हज़ार कमा रहा है और वो 5 से 10 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करना चाह रहा है। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है इन्वेस्ट। यस। तो इन्वेस्ट की क्या परिभाषा होती है? जहाँ जोड़कर फ्यूचर में कुछ ज़्यादा मिल जाए। फ्यूचर। फ्यूचर क्या है? और हर किसी के लिए 2 साल हो सकता है, किसी के लिए 5 साल। एग्जैक्टली। अगर हम पैसे को एक ग्राफ पे ड्रॉ करें, हुँ। तो यहाँ पे पैसे की बढ़त या घटत करेंगे तो इस तरफ टाइम करेंगे, यानी एक्स एक्सिस पे अगर हम कुछ वाई एक्सिस पे मनी करेंगे। मनी की इंक्रीज करेंगे तो एक्स एक्सिस पे टाइम टाइम को करेंगे। डालेंगे। अब पैसे की एक बहुत बड़ी ब्यूटी होती है कि लॉटरी सट्टे की तो बात हम करते नहीं, हुँ। बाकी जब भी पैसा बढ़ता है ये टाइम के साथ बढ़ता है। बिल्कुल। जैसे कि आप उदाहरण देते होंगे, या मैंने भी कई दफ़ा सुना है, आपने भी सुना होगा और हमारी ऑडियंस ने भी सुना होगा कि यार ये पापा ने ज़मीन ले ली थी तब तो यहाँ जंगल था, हुँ। 2 लाख रुपए की ली थी, आज 5 करोड़ की बिक रही है। लेकिन ये समय कितना लगा इसमें? 30 से 40 साल, क्योंकि जंगल से आबादी आई, बिल्कुल। ठीक है ना? हुँ। और पापा ने भी तब कब ली होगी? जब उन्हें लगा होगा भाई कुछ नहीं होगा, तो 2 लाख की है, डूब जाएगी। ज़ीरो ही हो जाएगा बस। तो यहाँ पे 2 चीज़ आ गई। एक, टाइम, जो कि पापा ने 30-40 साल दिया और अब आप उसको कह रहे हो ये 2-5 करोड़ की हो गई। हुँ। दूसरा, ही हैज़ टेकन अ रिस्क। रिस्क, बिल्कुल। तो क्या चीज़ हो गई? पैसा, टाइम और और रिस्क। रिस्क। तो इससे हमें क्या समझ आता है कि अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं तो मल्टीप्लायर हायर मिलेगा। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते, उस वक्त पापा ने एफडी करा दी होती 2 लाख की, तो आज वो 2 लाख मुश्किल से 50 लाख बने होते, शायद 1 ही। करोड़ बन गए होते, उतने भी नहीं बनते। उतने भी नहीं बनते। तो कुल मिला के क्या हुआ हुँ। कि 3 कंपोनेंट हो गए। पैसा यानी कि इन्वेस्टमेंट, टाइम यानी कि जो ड्यूरेशन में देख रहा हूँ। हुँ। लेकिन अगर पापा ने 3 लाख का प्लॉट या 2 लाख का प्लॉट लेके 1 साल बाद ही सोचा होता तो हो सकता है 2 लाख के 2.25 ही मिलते। वेरी ट्रू। हो सकता है 5 साल तक कोई रिटर्न ही नहीं आती। हुँ। हो सकता है 10 साल तक लिवाल ही नहीं होता। 10 साल में हो सकता है पापा ने सोचा भी हो कोई एक बार को बेच देता हूँ, उस वक्त कोई बायर ही नहीं मिला, हाँ, उस समय वैसी ग्रोथ ही वहाँ पर नहीं आई हो वहाँ शायद। ग्रोथ ही नहीं आई। ये तो आज हमें दिख रहा है कि ये 5 करोड़ 2 करोड़ हो गया, हाँ जी। लेकिन उस वक्त क्या स्थिति थी वो किसी को नहीं पता। तो रिस्क, इन्वेस्टमेंट एंड टाइम, ये फैक्टर जब आदमी कैलकुलेट कर लेता है तो वो एक अपने लिए अच्छा कॉर्पस तैयार कर सकता कर है। सकता है। अब क्या क्या विकल्प है इन्वेस्टमेंट्स के? हाँ जी। सबसे आसान, सबसे सोखा, जिसमें ज़ीरो रिस्क है, वो है बैंक की एफडी। लेकिन वहाँ पे आपको डिपेंडिंग ऑन द टाइम ड्यूरेशन और बैंक टू बैंक 4 से 7% तक की रिटर्न मिलती है। लोगों को लगता है ये सेफ है, लेकिन 5 लाख तक ही सेफ है एक बैंक में। बाकी अब आपको पता ही है, अगर 1 करोड़ की एफडी है, बैंक बर्बाद हो गया तो आपको सिर्फ 5 लाख देगा बैंक, आरबीआई जो गारंटी करता है। लेकिन वो भी कब मिलेगा ये अब तक कोई डिफाइन लाइन नहीं है इस पे, तो वो भी मामला खटाई में है। तो पैसे पे रिस्क तो आपका वहाँ भी है, यहाँ भी हाँ, है, यहाँ सब भी है। जगह है। अब इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो है म्यूचुअल फंड्स, जो आपको 10% से लेके 14 से 17% तक रिटर्न देते हैं। कुछ म्यूचुअल फंड हैं जो 10% से लेके 32-30% भी रिटर्न देते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड की गारंटी कुछ नहीं होती। वो हो सकता है पहले साल में आपको 10% का लॉस दे,
20% का लॉस दे, 30% का लॉस दे, या इवन 50% का भी लॉस दे सकता है। बिल्कुल, मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने इन्वेस्ट किया था 3 साल पहले हाँ। और पिछले साल तक तो उनका नेगेटिव में ही था। नेगेटिव में ही था। आप इसकी बात कर रहे हैं, मैं ऐसे कम से कम दसियों लोगों को जानता हूँ जिन्होंने 2010-12 में इन्वेस्ट किया था और वो 2020-21 तक नेगेटिव ही थे। ये तो कोविड के बाद एक अनप्रेसिडेंट ग्रोथ आ गई सब चीज़ों में, सब स्टॉक भागने लग गए, सब मार्केट भागने लग गई, ज़मीनें भागने लग गई, तो ये लोगों को आज रिटर्न के सब फंडे नज़र आ रहे हैं। नहीं तो उससे पहले रिटर्न 7-8-10% का ही एक बेंचमार्क चला करता था और वही लोगों को मिला है। अब ये म्यूचुअल फंड हो गया। इसके बाद एक आ जाता है, आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें या स्टॉक्स में, या मतलब उसमें भी फिर 2-3 तरह के स्टॉक्स होते हैं। इंडेक्स की इन्वेस्टिंग आ जाती है, फिर ETFs आ जाते हैं, फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं, ये आ जाता है सोना चांदी का जो लोग हाँ, ट्रेडिंग करते हैं, MCX। MCX। हाँ, MCX आ गया। और अगर आपके पास कॉर्पस बड़ा है तो फिर आप प्रॉपर्टी भी कर लेते हैं। अब ये सारे विकल्प हमारे पास हिंदुस्तान में अवेलेबल हैं। इसके अलावा एक और नई न्यू जनरेशन का भी एक इन्वेस्टमेंट का वो है क्रिप्टो करेंसी, जो कि बिटकॉइन और बिल्कुल, ये इथेरियम। लोगों में बड़ा बना हुआ है, क्रेज है इसका हाँ, बहुत ज़्यादा। लेकिन इसमें लोग सबको देखिए, ये तो दिखाई देता है कि 10 साल पहले 75 रुपए या $1-2 या $5 या $50 का था बिटकॉइन और आज 1 करोड़ का पहुंच गया। लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि ये जो जर्नी है, दिस इज वेरी पेनफुल। बिटकॉइन की जर्नी समझ लीजिए आप कि वो बिटकॉइन चलना शुरू हुआ, पहले वो $3000 पे आके अटका, 3000 से फिर वो 1000 पे पहुंच गया। अगर कोई 3000 पे फंस गया और 1000 आ गया, इसका मतलब 60% उसने अपनी लॉस कर कैपिटल दिया। लॉस कर दी। लेकिन वो हिम्मत करके बैठा रहा तो उसने 1 करोड़ का भी बेच पाया। फिर $14,000 गया, 14,000 से फिर आ गया $2,900। फिर वहां से बड़ा $20,000 आया, 20,000 से फिर आ गया $12,000। अपने पूरे लाइफ स्पैन में जब से शुरू हुआ या जब से ट्रेडिंग इसमें वॉल्यूम बढ़ा, 80% वैल्यू बिटकॉइन ने 5 बार खोई है, 50% वैल्यू 7 बार खोई है और 30% वैल्यू 12 बार खोई है। तो इसका मतलब क्या है कि आज आप इन्वेस्ट कर दें और ये यहाँ से 30% गिर जाए तो कोई असमंजस में मत आइएगा, गिर सकता है, ये इसकी नेचर है। और एक डिस्क्लेमर और दे दूं कि बिटकॉइन में केवल उतना ही पैसा डालें जितना कि आप खा पी के भूलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि डिजिटल करेंसी है, पूरा पूरा जो वर्चस्व है इसका USA के पास में है। कल को उन्होंने सोचा कि मेरे को ये दुनिया का सार, अब आपने इन्वेस्ट किया तो पैसा कहीं तो गया है, तो वो सब USA के पास गया है एक्चुअली हाँ में। जी। तो अगर वो चाहें और वो अब इसको ज़ीरो कर दें तो पूरी दुनिया का $4 ट्रिलियन जो इसकी पूरी नेट असेट वैल्यू है, वो सारा पैसा उनको मिल जाएगा। और जिस तरह से US में डेट चल रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, वो किसी दिन इसकी वैल्यू ज़ीरो कर दें और आपका हमारा पैसा सबका ज़ीरो हो जाए और वो सब मज़े ले जाएं। हाँ जी, तो ये पॉसिबिलिटी है। बिल्कुल ठीक बात है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हाई रिस्क प्रोडक्ट है ये। ये बहुत हाई रिस्क प्रोडक्ट है। अब हम दोबारा से उसी पे आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। रिस्क जब तक लोगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं। बड़ा मिलेगा नहीं। जिसने रिस्क लिया आज उसने बहुत पैसे कमा तो लिए। इसलिए आपके पास अब हम आते हैं कि अगर किसी को 20-30 हज़ार इन्वेस्ट करने हैं, अपने सबसे पहले जहां से सवाल आपने शुरू किया था, बिल्कुल। तो दोस्तों क्योंकि ये पैसा खून पसीने मेहनत गाड़े की कमाई का होता है, तो मैं सबसे ये कहता हूं कि आप 30,000 अगर आपने इन्वेस्ट करने हैं या 20,000 करने हैं, तो 20,000 में से 15 से 17,000 करिए म्यूचुअल फंड्स में। वो कैसे कैसे करना है वो अभी समझाऊंगा। 3% मतलब 17,000 कर दिए तो बाकी के जो 3,000 रुपये बच गए, हाँ जी, वो आप करिए, या 2,000 रुपये करिए सिर्फ क्रिप्टो में, ताकि अगर कल को ये पैसा ज़ीरो भी हो जाए तो कोई दिक्कत तो आपको तकलीफ कम हो। 10% ही है आपकी पूरी, मतलब पूरी इन्वेस्टमेंट का 10% या 10% से नीचे का ही इन्वेस्टमेंट आप क्रिप्टो में करें। अगर आप इससे ज़्यादा करते हैं तो पेन बड़ा होगा। प्लस दोस्तों एक और चीज़ है, अगर आपको 20,000 इन्वेस्ट करने हैं तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं जिस काम के लिए लेट हो गया, और मुझे यकीन है आशीष जी भी लेट हुए होंगे जहाँ तक मैं इनकी नेचर जानता हूँ, या हमारे सर्कल के और 10-5 लोग हैं, सारे ही लेट हैं। हम सबको 20 साल 22 साल 25 साल की उम्र में बीमा अपने लिए ज़रूर लेना चाहिए।
टर्म इंश्योरेंस जिसे बोलते टर्म ना, हैं। हाँ ठीक है, टर्म तो हमने लिया है, ठीक है। लेकिन हमने कोई यूलिप्स वगैरह नहीं करा। यूलिप तो लेना ही नहीं चाहिए, मैं तो सख्त खिलाफ हूँ यूलिप के, अच्छा, क्योंकि वहां पे वही आपको दिखाएंगे कि 25,000 16 साल दो और 2500 साल में 5 करोड़ लेना, और उसके नीचे लिखा है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट टू मार्केट मार्केट रिस्क, रिस्क। तो वो कभी होएगी नहीं। हम्म, तो इसलिए मेरा कहना ये है कि आप टर्म इंश्योरेंस ले लें, और जितनी जल्दी उम्र में आप टर्म इंश्योरेंस लेंगे, क्योंकि आने वाले 60 साल तक वही इंश्योरेंस का प्रीमियम चलेगा जो आपने उस वक्त दे दिया। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा यानी कि अगर मैं 20 साल का हूं और 85 साल तक की उम्र में मैं कवर हूं, यानी कि 65 साल तक अगर मुझे कुछ होता है तो मेरे नॉमिनी को मेरी वो सम एश्योर्ड वैल्यू मिलेगी। अब अगर मैंने 20 साल में ले लिया तो मेरा कुल 4 से 8 हजार रुपये साल का खर्चा होगा प्रीमियम का। हाँ जी, लेकिन यदि वही मैं 20 से 30 साल की उम्र पे आ गया तो मेरे को देना पड़ेगा 20 से 25 हजार, और मेरी उम्र तक आते आते अब मैं सोचूं कि मैं टर्म इंश्योरेंस ले लूं तो 1 करोड़ के टर्म इंश्योरेंस के पीछे हो सकता है मुझे देने पड़ जाएं 1 से 2 लाख रुपए प्रति साल। और वो देंगे नहीं देंगे इस बात की गारंटी और नहीं है। वो देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि बिल्कुल सही कह रहे हैं आशीष जी आप, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है आपकी लाइफ पे रिस्क बढ़ता जाता है, क्योंकि आपके साथ देखिए क्या होता है, आप मोटे होने लग जाते हैं, ओबेसिटी एक अपने आप में एक फैक्टर है। हाँ जी, फिर उसके बाद जो है आज की तारीख में हर आदमी स्ट्रेस से जूझ रहा है, तो उसको स्ट्रेस है, स्ट्रेस का मतलब है हार्ट अटैक आपको हो सकता है। मैं किसी को डरा नहीं रहा, लेकिन मैं ये बता रहा हूं अगर आप उस कंपनी की तरफ से सोचें, जो कंपनी आपको बीमा दे रही है 4 हजार रुपये लेके वो 1 करोड़ का बीमा अगर आपको दे रही है, और आप 2 साल 3 साल 5 साल में भगवान को प्यारे हो गए, तो भाई उसका तो लॉस ही है। अगर ऐसे 200 कस्टमर आ गए तो वो तो 200 करोड़ के कंपनी डूब नीचे आ जाएगी। जाएगी, कंपनी डूब जाएगी। तो उसको अपना देखना है कि आपकी लाइफ कितनी रिलायबल है। 100%। फिर एक और इन्वेस्टमेंट मैं सबसे कहता हूं जो होनी चाहिए वो है मेडिक्लेम। आप लोग समझते हैं कि ये हर साल का खर्चा है, मैं समझता हूं कि ये सबसे बड़ी दुनिया की नेमत है, टर्म इंश्योरेंस और मेडिक्लेम। मेडिक्लेम। क्यों? आज आप भाई साहब बीमार हो जाएं, आपको छोटी मोटी कोई बीमारी हो जाए, कोविड जैसी बीमारी जहां पे डॉक्टरों को ये पता ही नहीं है कि इलाज क्या करना है, और जो इलाज का टीका आया वो सरकार ने फ्री दिया। मैं खुद कोविड के टाइम पे भर्ती हुआ था हॉस्पिटल में, डॉक्टर ने मुझे स्टेरॉइड का इंजेक्शन दिया जिस इंजेक्शन की कीमत 1200 रुपये कुल थी। ठीक है जी, उस वक्त वही स्टेरॉइड सबको दिया जा रहा था। उसके बाद जो 2 इंजेक्शन दिए वो एक मल्टीविटामिन था और एक वो खून पतला करने की दवाई थी। उसके अलावा मेरे को ऑक्सीजन दे रहे थे। 7 दिन का मेरा बिल भाई साहब कुछ 12 या 13 लाख का आया था। बिल्कुल आया होगा। ठीक है, क्योंकि वो पीपी किट और ये किट और फलाना किट और ढिमकान किट, उस वक्त लूट मची हुई थी, हर हॉस्पिटल दबा के पैसे ले रहा था। बिल्कुल। तो अब आगे चल के कोई ऐसी बीमारी नहीं आई ये तो हमें पता ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, एक अच्छा मेडिक्लेम लेना है। आपको लगता है कि ये मेरा खर्चा है, मैं समझता हूं कि इससे बड़ी इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है। सर आप बहुत इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक बड़ा सवाल टर्म इंश्योरेंस और मेडिक्लेम से रिलेटेड भी है कि मल्टीप्लायर क्या होना चाहिए ये, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अपने सही लाइफ वैल्यू भी नहीं पता और सही मेडिक्लेम भी नहीं पता कि मुझे मेडिक्लेम कितना होना चाहिए। दो ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सवाल नहीं है, लेकिन आप सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो आज आप बैठे तो आपसे ये भी जानना बड़ा जरूरी है। देखिए आशीष जी, हर व्यक्ति की एक ह्यूमन लाइफ वैल्यू होती है। हाँ जी। ह्यूमन लाइफ वैल्यू का मतलब है कि आज मेरी क्या नेट वर्थ है इन व्यू ऑफ माय लाइफ। तो हर आदमी की जो नेटवर्थ होती है उसको कैसे निकाला जाता है, अब मैं इसमें 2 उदाहरण दूंगा आपको। देखिए, कोई एक लेबर है, कोई एक व्यक्ति है, वो 8-10 हजार रुपये महीने या 15-20 हजार रुपये महीने पे नौकरी कर रहा है, और उसकी उम्र भी वही है 17 से 20 साल के आसपास की। हाँ जी। 18 से 20 के बीच की उसकी उम्र है। अब वो 20-30 हजार रुपये कमा पा रहा है या 20 हजार रुपये कमा रहा है, वो कोई ये मतलब बेलदारी या ये जो पेंटिंग वेंटिंग या जो भी काम कर रहा है। अब मैंने अभी आपसे 2 मिनट पहले क्या कहा कि कोई भी बच्चा जो पढ़ रहा है या जो पढ़ के निकला है और वो टर्म इंश्योरेंस लेता है तो उसको 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस 4 से 5 हजार या मे बी 8 हजार रुपये साल में मिल जाएगा। अब जो आदमी 20 हजार कमा रहा है वो 8 हजार तो दे ही सकता है। बिल्कुल दे सकता है ना, 100% लेकिन अब एक रिक्शा पुलर भी दे सकता है ये कीमत तो। हाँ जी। ठीक है, तो अगर ये ह्यूमन लाइफ वैल्यू कंसेप्ट ना हो तो कोई भी आदमी जो कि 20-25 हजार का जुगाड़ कर सकता है साल का, या 8-10 हजार रुपए का जुगाड़ कर सकता है, वो 1 करोड़ का बीमा ले ले।
और 1 साल पे करे, अगले साल भी पे करे और उसके बाद सुसाइड कर ले। तो इसका मतलब क्या है, वो ये एश्योर कर रहा है कि मैं तो चलो जैसा जीवन जी रहा था, लेकिन मेरे पीछे वालों को 1 करोड़ मिल जाएगा। मैं बहुत कड़वी और बड़ी सच्ची बात बता रहा हूँ। तो इसलिए कंपनीज ने कहा भाई ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे तो हर आदमी हमें लॉस ही देता रहेगा। हर आदमी की एक ह्यूमन लाइफ वैल्यू निकाल लो भाई। अब ह्यूमन लाइफ वैल्यू क्या होती है, अब इसमें कई पैरामीटर होते हैं, मैं मोटा मोटा बता देता हूँ कि मान लीजिए मेरी साल की इनकम 5 लाख की है, तो 5 लाख को गुणा कर दो आप 20 से। 20 से सालाना इनकम को 20 गुना आप कर दो। अब इसमें कई सारे फैक्टर और भी हैं, लेकिन मैं मोटा माटी पकड़ हाँ, लेता हूँ। एक एवरेज ही बताना है हमें लोगों को। ठीक है। अब इसमें ये भी है कि आप 20 साल से 25 हैं तो उसमें कुछ एक फैक्टर और लग जाएगा, 25 से 30 हैं तो कुछ लग जाएगा, मतलब उसमें एज का फैक्टर भी लग जाएगा। तो मेरी अगर आज 5 लाख की सालाना इनकम है तो मेरे को 1 करोड़ से ज्यादा का बीमा पहले ही नहीं देगी। इसीलिए जब आप एड देखते हैं इंश्योरेंस का, तो उसमें वो बाद में डिस्क्लेमर कहते हैं बीमा एक आग्रह की वस्तु है, यानी कि यू हैव टू रिक्वेस्ट कि मुझे इतना बीमा दे दो। आप ये नहीं हो सकता कि आपने कहा जी मुझे 2 करोड़ का बीमा चाहिए, मैं तो टर्म दे सकता हूं ना भैया, तुझे वो देंगे, वो डिसाइड करेंगे कितना देना है। तो आग्रह की वस्तु है, मतलब कि यू हैव टू रिक्वेस्ट कि मेरे को 5 करोड़ का बीमा चाहिए, तो वो एनालाइज करेंगे कि आपकी 5 करोड़ की ह्यूमन लाइफ वैल्यू निकल भी रही है या नहीं। अब एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा, मैं मान लीजिए कमाता तो 50 लाख हूं, लेकिन रिटर्न मेरी 3 लाख की है, तो मेरी ह्यूमन लाइफ वैल्यू 3 लाख से निकलेगी। बिल्कुल। मेरी ह्यूमन लाइफ वैल्यू जो मैं कमाता हूं और जिसका मैं रिटर्न नहीं भरता उससे नहीं निकलेगी। तो कोई आदमी ये गलती ना करे। ये दिक्कत आई हमारे साथ। हाँ, मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि ऐसी गलतियां होती हैं। तीसरा, यहाँ पे एक ट्रैप भी चल रहा है। वो ट्रैप क्या चल रहा है कि आप जब कंपनी से लेते हैं तो कंपनी का सीएमडी या एमडी या मालिक तो आएगा नहीं, आपको कोई एजेंट आएगा, या जो आदमी नौकरी कर रहा है वो आएगा, या कोई एजेंट होगा वो आएगा। अब वो कई दफा क्या करते हैं, फॉल्स इंटीमेशन भी दे देते हैं आपको। अरे सर आप 3 करोड़ का बीमा ले लो, मैं पास करा के दूंगा, और वो कोई झोल झाल करके पेपरों में पास करा भी देता है। लेकिन जब आप चले गए, क्योंकि अब आप तो वहां फाइट करने के लिए हैं ही नहीं। एक्चुअली इंश्योरेंस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जब क्लेम आ रहा है और जब आपके फैमिली को आपके बारे में उनको वेरीफाई कराना है, तब आप है ही नहीं। ठीक है। तो क्या होगा कि जब आपको वो प्रूफ देने हैं, तब आप ये कहने वाले तो बनोगे ही नहीं कि इसने मुझे ये कहा था, क्योंकि आप तो है ही नहीं। गए तभी क्लेम आया है। तो क्या होता है आशीष जी कि वो फॉल्स इंफॉर्मेशन सारी आपके खिलाफ चली जाती है। अब आपने तो 3 करोड़ की वो ले ली बीमा, अब आप सोच रहे हो भैया मैं तो चला जाऊं, मेरा तो काम निपट गया, बच्चे अपने आप मतलब मजे में रह लेंगे। लेकिन जब वो क्लेम आएगा, वो कहेंगे वादबाजी की, मतलब जिसकी भी है वादबाजी हो तो उसकी, भैया 3 साल की रिटर्न ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, और वो उस वक्त ह्यूमन लाइफ वैल्यू का असेस करेंगे। कई दफा देखा गया है कि क्लेम रुक जाते हैं बिकॉज ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन। कभी नहीं करने जैसे चाहिए। आप सिगरेट पीते हैं और आपने कहा जी मैं तो पीता नहीं हूँ, और पोस्टमार्टम में आ गया। पोस्टमार्टम में आ गया, या वैसे किसी ने बता दिया, वो तो एक सर्वेयर भी आता है तो वो पता करता है कि सिगरेट पीते थे, शराब पीते थे, ये करते थे, वो करते थे, हाँ जी करते थे, तो भैया हो गया काम। मिस इन्फॉर्मेशन से आपका क्लेम रुक सकता है। क्लेम और कैसे कैसे रुक सकता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, आज आप बड़ा ताज्जुब करेंगे। कोई भी काम जो लेजिटिमेट नहीं है और आप कर रहे हैं, उसमें भी आपका क्लेम रुक जाएगा। अच्छा, आपके बिजनेस मतलब कि जो वर्क प्रोफाइल है उसका भी बड़ा इम्पैक्ट डालता है। पे भी इम्पैक्ट आता है। अब आप भाई साहब, मैंने बीमा ले रखा है, मैं चोरी करके भाग रहा हूँ, पीछे से पुलिस ने मुझे शूट कर दिया, तो आप क्या सोचते हो कि मुझे बीमा कंपनी पैसा दे देगी? गलती से भी नहीं देगी। गलती से भी नहीं देगी। कोई आदमी स्मगलिंग कर रहा है तो पैसा तो है उसके पास, रिटर्न भी हो सकता है भर रहा हो, लेकिन कोई लेजिटिमेट काम नहीं है ना। एक तो ये हो गया। दूसरा, बहुत सारी कंडीशंस और भी हैं कि जैसे एक बिल्डिंग अभी बन रही है, अभी वो कंप्लीशन नहीं है, अप्रूव नहीं है, और आपकी गाड़ी उसके नीचे खड़ी है और वो बिल्डिंग गिर गई, तो आपकी गाड़ी का बीमा नहीं मिलेगा आपको। आपने गलत जगह पार्क की। आपने गलत जगह पार्क की है। अब मेरे लाइफ इंश्योरेंस मैंने ले रखा है, अब मैं चला जाऊं एडवेंचर स्पोर्ट पे,
कि जी मुझे तो पर्वतारोहण करना है, ये करना है, प्लेन से जंपिंग कूदना है। ऐसी कंडीशंस में नहीं मिला करता। और अगर आप इस तरह के स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं या आपका रुझान है, तो आप उसको डिक्लेयर करिए। तो उसमें क्या होगा कि अगर आपका बीमे की राशि 8,000 बन रही है, तो वो थोड़ा सा मल्टीप्लायर लगा उसको देते हैं कुछ। XRT ले लेते हैं, एक्स्ट्रा प्रीमियम जिसे हाँ। बोलते हैं, या एक्स्ट्रा बन देते हैं, तो वो हो जाता है। अब मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको, इसमें एक और भी बहुत जगह होता है जो हमने भी देखा है। जो लोग ओवरवेट होते हैं, तो उनका वो मेडिकल होता है, वो कुछ सेटिंग शूटिंग करके वेट अंडर कह देते हैं कि भैया 100 किलो मत लिख यार, 80 लिख दे। अब आपने तो 80 लिख दिया, किसी वजह से आप निकल गए, तो वो कहेगा भैया तुमने जब लिखा था तब 80 था, आज तुम 120 के हो, कैसे बढ़ गया ये 40 किलो तुम्हारा 1 साल 2 साल में? क्योंकि हमारी सबकी बॉडी की भी एक वो है, वजन बढ़ाने घटाने का एक घटाने बढ़ाने का एक पैरामीटर है, जो मतलब स्टडीज में प्रूव हुआ है कि इससे ज़्यादा ना बढ़ सकता है ना इससे ज़्यादा घट सकता है, आप कितना ही उसके लिए वो कर लो, फिर स्पेशल कंडीशंस को छोड़ के। तो ये पूरी स्टडी है, इसको बोलते हैं आर्चरी। ये आर्चुरियल स्टडीज होती हैं। इसमें ये क्या करते हैं, बहुत लाखों हजारों डेटा को स्टडी करते हैं, तब ये लोग पॉलिसी बनाते हैं, और मिस इन्फॉर्मेशन के केसेस रुक जाते हैं। तो आप जब भी बीमा लें, पूरा डिक्लेयर करें। आप सिगरेट पीते हैं, उन्हें बता दो भैया मैं सिगरेट पीता हूँ। आपको शुगर है, आप बता दो शुगर है। प्रीमियम वो थोड़ा ज़्यादा पे कर प्रीमियम दो, थोड़ा ज़्यादा पे कर दो, लेकिन सेफ रहो। सेफ रहोगे। और 20 टाइम्स ऑफ योर ईयरली इनकम का कम से कम आपका टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। और ये मेडिक्लेम की अगर हम बात करें तो मेडिक्लेम का देखिए कोई इस तरह का वो नहीं है, लेकिन मेडिक्लेम मैं मान के चलता हूँ कि आज मुझे हार्ट अटैक हो, या किसी रिक्शे वाले को हो, या आपको हो, या किसी को भी हो, और वो मान लीजिए किसी एक अच्छे हॉस्पिटल में गया, तो पैसा बराबर ही लगना है। तो आप अपनी यथानुसार, फिर मैं कहूँगा यथानुसार, और अगर आपको लगता है कि भाई मुझे 5 लाख खर्चा करना पड़ा, आप 10 लाख का बीमा लीजिए। जैसे मैंने ले रखा है, तो मैंने 25 लाख का ले रखा है, और 25 लाख के ऊपर 1 करोड़ का टॉपअप भी ले रखा है। टॉपअप बहुत सस्ता पड़ता है। टॉपअप सस्ता पड़ता है आपको, तो वो मैंने इस तरीके से ले रखा है, ताकि कल को, भाई देखिए समय का किसी को कुछ नहीं पता, दूसरा परिवार में आज क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। मैंने ऐसे ऐसे भी लोग देखे हैं, जब बाप बीमार हुआ तो बेटों ने कहा जी तू दे दे, तू दे दे, तू दे दे, चारों के पास पैसा है लेकिन दे कोई नहीं रहा, बापू बेचारा लटक गया। सर वो सब कुछ है भी, तो भी सर आपने मेहनत करके पैसा कमाया है, तो बीमारी का आपके पास पैसे देने का एक ऑप्शन है, तो वो ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है। सर देखो क्या है कि जब आप बीमारी की स्टेज में आते हो, जब आप यहाँ तक पहुँचते हो, तब आप एक्चुअली रिटायरमेंट के पास पहुँच जाते हो, तब इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अभी जो बच्चा आपकी उंगली पकड़ के चल रहा है, हाँ जी, वो उस वक्त मैं में घुस जाएगा। और मैं बहुत प्रैक्टिकल और कड़वी बात करता हूँ, माफ़ करिएगा आप भी मुझे और आपकी ऑडियंस भी, लेकिन मेरा काम आपको सत्य से अवगत कराना है। मेरे को आपको पॉलिश बातें करके कुछ ऐसा नहीं बताना कि आप भी उस ट्रैप में फंस जाओ जो ऑलरेडी लोग फंसे पड़े हैं। बिल्कुल ठीक बात है सर। तो सर ये आपको आप समझ लीजिए कि कितना बीमा लेना है और कितना मेडिक्लेम लेना है, ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं। और ये भी, इसको भी आप इन्वेस्टमेंट का ही पार्ट रखिए, क्योंकि ये आपके फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट ही है। अब हम सर वापस आते हैं कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आपने मेडिक्लेम बताया, आपने टर्म इंश्योरेंस बताया, आपने SIP भी बताई, मतलब म्यूचुअल फंड्स बेसिकली। तो म्यूचुअल फंड्स में इसके अलावा आपने बताया क्रिप्टो में भी डालो, क्रिप्टो में भी डालो। तो क्रिप्टो के अलावा भी स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी करना चाहिए। हाँ, देखिए अगर आप एक फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं या एक इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, तो आपके पास छोटी मोटी नॉलेज तो ज़रूरी है। हाँ जी, बगैर नॉलेज के तो देखो, हमारा NSE या BSE या सेबी भी हमें ये डेटा देता है कि 93% लोग लॉस में हैं। जो खुद ट्रेड करते हैं, 93% लोग लॉस में हैं। बिल्कुल। मैं पीछे आपसे ही सुना था या मैं कहीं देख रहा था, तो रील मतलब वील मोस्ट में ऑफ भी द शायद देखा होगा आपने। हाँ, तो इसका क्या मतलब है, आपके पास एजुकेशन की कमी है तभी आप लॉस में हैं। अब आज आप यहाँ देखो, आप नोएडा रहते हो, आप दिल्ली जाते हो, क्या आप यहाँ से दिल्ली कितने महीने में कितनी बार जाते हो? 2 बार, 3 बार, 4 बार चलो, आप अपने ऑफिस से घर कितनी बार जाते हो डेली। महीने? वो कितना 10-15 किलोमीटर का स्ट्रेच हाँ होगा। बिल्कुल है। उस 15 किलोमीटर में आप कितनी बार देखते हो एक्सीडेंट हुआ? एक्सीडेंटल केसेस आर मतलब बहुत कॉमन है, कितने? दिख ही जाता है, मतलब 2-3-4 दिन में, 5 दिन में कोई एक केस 5 दिन में एक। हाँ,
बट नंबर ऑफ व्हीकल देखें तो कितने होंगे? एक अगर कोई भी जैसे आपके घर से ऑफिस तक में रोज के कम से कम 50,000 व्हीकल पास होते कोई होंगे। ऐसा आंकड़ा नहीं है, लेकिन मतलब कि एक्सीडेंट पचास केसेस हाँ हजार नहीं नहीं, हम एक्सीडेंट की बात नहीं कर रहे, मैं जिस पे आना चाह रहा हूँ, मान लीजिए 50,000 में एक एक्सीडेंट हो 50,000 में एक एक्सीडेंट हुआ तो कितने % की ये सक्सेस रेट हुआ? 0.0001% एक्सीडेंट रेट हुआ ये। हाँ लेकिन सक्सेस रेट 99.9% हो गया कि मतलब 50,000 लोग गाड़ी चला रहे हैं, एक का एक्सीडेंट हो रहा है। हाँ क्यों? क्योंकि रोड अच्छी बनी हुई नहीं, है। क्योंकि लोगों ने पहले गाड़ी चलाना सीखा, सीखने के बाद दे आर ड्राइविंग। आप यहाँ से दिल्ली जाओ, आप एक चीज नोट करना, आप 30 बार लिखना कि मैं यहाँ से दिल्ली 30 बार गया, कितनी बार आपको एक्सीडेंट मिलता है आप याद करके देखो। सर हार्डली कोई एक्सीडेंट भी, मतलब छोटा मोटा एक्सीडेंट है, कोई लग गई गाड़ी में, ओवर स्पीडिंग किसी ने कर दी। सर नहीं है एक्सीडेंट, 1% भी नहीं है। हाँ बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ 0.0001% ही है। 1% भी नहीं है। हाँ हवाई जहाज का आपने कब सुना था? ये अहमदाबाद वाले बस हादसे ये से बस पहले। उससे ही वही सुना था, और वही जहन में मेरे ख्याल से मैंने तो 10 साल से नहीं सुना कि कोई एक्सीडेंट क्रैश हुआ। हाईजेक सुना था उससे पहले जो है 2003 में। ठीक है। क्यों? क्योंकि पायलट जो है वो वेल ट्रेन्ड, वेल एजुकेटेड, इंटेंसिव ट्रेनिंग होती है उनकी। वेल इंसेंटिव ट्रेन्ड है। ठीक है। ऐसे ऐसे जहाज तो सबके हिलते हैं, मेरा भी हिलता है, डर लग जाता है उस वक्त। लेकिन अगर पायलट डर गया तो क्या जहाज गिरा नहीं देगा वो? लेकिन क्या उसे डर नहीं लगता? उसे जान प्यारी नहीं है। बट क्यों नहीं उसे डर लग रहा? क्योंकि ही इज वेल ट्रेन्ड। ओके। स्टॉक मार्केट में आज आपने मान लीजिए कंपनी एक्स का शेयर लिया, हाँ जी। ठीक है, जो पिछले 30 साल से चल रही है कंपनी, और वो वहां 100 रुपए का लिया, 80 आ गई, आप बेच के निकल जाते हो लॉस बुक करके, फिर आप वाई में घुसते हो। फिर क्या एक्स खत्म हो जाएगी? आपने क्यों छोड़ दिया? क्योंकि आपकी मेंटेलिटी शुरू से ये बताया गया है कि स्टॉक मार्केट जुआ सट्टा है। क्या सच्चाई है? नहीं, इट इज अ बिजनेस। आज अगर गिवन ए ऑप्शन टू मी, मैं एक नाम लेने वाला हूं यहाँ पे, कृपया करके इसे उदाहरण स्वरूप ही समझिएगा। इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस है। हाँ जी। आज मुझे चॉइस दी जाए कि आशीष जी को 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करके पार्टनर बन जाओ और मुकेश अंबानी के साथ 5 लाख के इन्वेस्टमेंट करके पार्टनर बन जाओ, आप होंगे या मैं होऊंगा, किसके साथ करेंगे? रिलायंस के साथ करेंगे सर। क्यों करोगे सर? मेरे बड़ा साथ क्यों नाम नहीं है, करोगे? बड़ा नाम है, आपके साथ भी करेंगे, आप भी बड़ा नाम हो सर। लेट्स बी प्रैक्टिकल। मतलब अगर हम कंपेयर आपको और रिलायंस को करें तो यू हैव अ चॉइस के वहां करना है, ये सबको पता है। हाँ। कैसे पता लगा हमें? क्योंकि ये बात हम लोगों को ट्रैक रिकॉर्ड में आई, कहीं ना कहीं हमने सुनी है, पढ़ा है, देखा है। तो मैं आज उसमें इन्वेस्ट कर देता हूँ। मैं आपके साथ क्यों नहीं इन्वेस्ट करूंगा? नहीं पता ना, रिस्क ज्यादा है। उनका मुझे ये पता है कि उन्होंने एक बिजनेस को यहाँ से उठा के यहाँ पहुंचाया है और उसको पे पिछले 30 साल से चल रहे हैं। बढ़ी रहे हैं। ठीक है ना? तो हमारे पास एक ट्रैक रिकॉर्ड है। फिर हम क्यों छोटी मोटी जो 5-5 6-6 रुपए की कंपनी है उसमें पैसा लगाते हैं? क्यों हम बड़ी कंपनी के साथ नहीं जाते? पेनी शेयर्स जो बोलते हैं लोग। क्योंकि यहाँ पे आपको ये है, अरे ये 600 वाला शेयर 10 में मिल रहा है, ये 10 से 400 भी चला गया तो अपना पैसा कितने एक्स हो जाएगा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए? आपको सबसे पहली जो मैंने आपको कार और एक्सीडेंट का उदाहरण दिया, हाँ जी। उसका तात्पर्य मेरा ये था कि गाड़ी का रोज एक्सीडेंट, जबकि गाड़ी चल रही है, आपकी गलती ना हो, साथ वाले की हो, तो भी आपका एक्सीडेंट हो सकता हाँ है। जी। एक्सीडेंट स्टॉक मार्केट में क्यों होता है? क्योंकि वहां आपने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग ही नहीं ली है, आपने कुछ सीखा ही नहीं है। आपको बस रामलाल ने कहा, श्यामलाल ने कहा कि भैया ये शेयर ले ले, और वो कैसे बताता है, अरे आशीष जी यार मैंने 100 रुपए लगाए थे, देखो 200 हो गए। बस आपके कीड़ा चालू हो गया कि भैया इसके 200 हो गए, ये तो भगवान है इस पे। अब आप रोज मेरे से पूछोगे यार कोई ऐसा स्टॉक बता दे जिसमें मैं भी लगा दूं, जिसमें मैं भी लगा दूं, जिसमें मैं भी लगा दूं। रोज हर दूसरे दिन आप मुझे फोन करोगे। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर तो ग्रीड हावी हो चुकी है। आपने मेरे से ये नहीं समझने की कोशिश करी कि भाई तेने क्या रिसर्च करके ये लिया था, क्यों लिया था, किसने बताया था, अगर ये 100 वाला 80 आ जाता तो तू क्या करता, तेरा स्टॉप लॉस क्या है। आपने कुछ पूछा ही नहीं, आपको तो बस वो 100 रुपए का मुनाफा दिख रहा है। वेरी ट्रू। तो आपको भाई साहब पैसा आपका है ना। आज मैं आपसे कह दूं कि मुझे 1 लाख दे दो, 2 लाख दे दो, 5 लाख दे दो, तो आप भाई साहब सबसे बड़े कानूनची बन जाते हो
कि भैया तू बता पेपर रखवाएगा, तू ये करेगा, तू वो करेगा, क्या सिक्योरिटी है। लेकिन स्टॉक मार्केट में कोई सिक्योरिटी नहीं, और आप उस आदमी पे विश्वास कर रहे हो जो खुद बेपढ़ा लिखा है, जिसके गलती से 100 के 200 हो गए। ठीक बात है। तो इसलिए सर आप अपनी रिसर्च करें, अपनी एजुकेशन लें, अपनी ट्रेडिंग करें। दूसरा मेरा कहना ये है कि आप गूगल पे जाओ, आज की तारीख में गूगल भगवान है पूरा, क्योंकि वो आपको वो इन्फॉर्मेशन दे सकता है जो आपका पड़ोसी आपसे छुपा रहा है, और लेकिन सच वो बता रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है जी। तो आप वहाँ जाएं, आप लिखें टॉप 10 कंपनीज इन इंडिया एज पर दी मार्केट कैप, तो आपके पास टॉप 10 कंपनी आ जाएंगी। उनके के मार्केट कैप में इतने जीरो होंगे जितने आप सोच नहीं सकते। जैसे जो सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस है, उसका 20 लाख करोड़ का मार्केट कैप है जी, 20 लाख करोड़। मैं सही कह रहा हूं बिल्कुल, आप जाके चेक कर लीजिए। सेकंड नंबर पे जो है उसका शायद 17 या 18 लाख करोड़ का है, और जो टॉप 10 में सबसे नीचे वाली आएगी ना, उसका 10 या 8 लाख करोड़ का है। अभी 8 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं, जो इन्वेस्ट कर रहा है वो तो बेचारा 8 करोड़ का भी आदमी होगा या नहीं होगा सर, पता नहीं। 8,000 रुपये महीना कर रहा है कोई। हम तो उनकी बात कर रहे हैं जो 8,000 10,000 रुपये महीना इन्वेस्ट करना चाह तो रहे हैं। सर आपको हमेशा बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करना है अगर आप खुद कर रहे हैं। हाँ। और अगर आप खुद नहीं कर रहे तो ये पैसा म्यूचुअल फंड को दे दो। म्यूचुअल फंड को क्यों दे दो? क्योंकि म्यूचुअल फंड में मैंने दिया, म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, म्यूचुअल का क्या मतलब होता है, आपका मेरा इसका उसका सब म्यूचुअल, मतलब एक दूसरे का। अभी इस कमरे में 100 लोग हैं मान लीजिए, सबने 1,000 रुपए दिए, तो म्यूचुअल फंड वाले के पास कितने पैसे पहुंच गए? 1 लाख रुपए हो गए। 1 लाख रुपए। अब वो 1 लाख रुपया बड़ी ताकत बन गई। वो किसी भी कंपनी को पढ़ेगा, लिखेगा, इन्वेस्ट करेगा, उसकी मैनेजमेंट से बैलेंस शीट मंगाएगा, सब करके इन्वेस्ट करेगा, और उसका आपसे आधा 1% ले लेगा, बिल्कुल, फंड फंड मैनेजमेंट चार्ज। अब वो पूरी कंपनी की स्टडी करेगा, उसके पास पूरा उसका एक्सरे, ईसीजी, एमआरआई सब कुछ होगा कंपनी का। आपके पास क्या है? आपके पास तो सिर्फ ये है कि रामलाल ने कहा था या श्यामलाल ने कहा था। अधिक से अधिक कमा रही है कि नुकसान दे रही है? अभी मैं आपको एक बड़ा मजेदार किस्सा सुनाता हूँ। मैं पटना, मेरी क्लास थी, मैं पटना पढ़ाने गया। तो जैसे ही मैं निकला तो वो कैब मैंने करी, तो वो भाई साहब जो कैब वाले थे, अरे सर मैं तो आपकी रील देखता हूँ। मैंने कहा जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, सौभाग्य मेरा कि आपने मुझे पहचान लिया। अब वो जरा आगे चले, मतलब एयरपोर्ट से जहाँ मैं रुका हुआ था वो करीब था 1-1.25 घंटे का रास्ता। तो वो थोड़े से मेरे से बात करना शुरू हो गई, भाई स्वाभाविक ह्यूमन नेचर है। तो उन्होंने मेरे से ये बात शुरू करी कि सर मैं भी इन्वेस्ट करता हूँ। मैंने कहा भाई वाह, मेरे को बड़ा मतलब प्राउड फील हुआ कि मतलब देखो देश कितना तरक्की कर रहा है एक रिक्शा वाला भी इन्वेस्ट, कि एक टैक्सी वाले भैया भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। और सेकेंडली अवेयरनेस बढ़ रही है। इसको अगर मैं ऐसे देखूं तो डिजिटल इंडिया देखो कहाँ कहाँ तक पहुंच रहा है। 100%। इंटरनेट भी है उसके पास, तभी तो डिजिटल इंडिया का फायदा ले रहा है। तो मतलब मुझे देश पे भी अभिमान हुआ कि देखो मतलब वाकई काम तो हो रहा है। और थोड़ा आगे गए तो उसने मेरे को बताया सर मैंने ये 5 स्टॉक ले रखे हैं। मैंने कहा भाई मैं नहीं करता तो मैं स्टॉक का नहीं बता सकता, लेकिन हाँ इंडेक्स का मैं आपको थोड़ा बहुत गाइड कर सकता हूँ अगर आप सुनना चाहें तो। बोला सर इंडेक्स में रिटर्न कम है, स्टॉक में ज़्यादा है। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो भाई आप, लेकिन मेरी जानकारी नहीं है तो मैं क्षमा चाहता हूँ। और थोड़ा आगे गए, ही वॉज बिट मोर कैजुअल विद मी। थोड़ा हमारे बीच में जो फॉर्मेलिटी का दायरा था वो हर सेंटेंस के साथ कम हो रहा था। तो उन्होंने कहा सर ये देखना है मेरे फ़ोन में सर ये ले रखे। मैंने कहा भाई मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैं स्टॉक देखता ही नहीं, मेरे को स्टॉक से ज़्यादा म्यूचुअल फंड और ETF पे ट्रस्ट है। तो बाय द टाइम हम होटल पहुंचते उन्होंने रास्ते में मेरे से कह दिया सर आप भी ये स्टॉक ले लो, ये यहाँ से ना 4 गुना होने वाले हैं। मतलब मैं जो सुबह से शाम तक स्टॉक की बात करता हूँ, PhD फाइनेंस हूँ, MBA का रखा है मैंने, ठीक है जी, और बहुत अच्छे अच्छे स्कूल कॉलेजेस में लेक्चर देता हूँ फाइनेंस के बारे में और इन्वेस्टमेंट्स और पैसे के बारे में। उन भाई साहब ने 1 मिनट नहीं लगाया मुझे ये कहने में कि सर ये 5 स्टॉक पे आप ले लो और यहाँ से आपका पैसा 4 से 8 गुना या 6 गुना हो जाएगा। मैंने कहा सर आप कर लो। फिर मेरी जिज्ञासा बढ़ी, मैंने कहा भाई तूने ऐसी कौन सी रिसर्च करी है जरा मुझे बता दे। तो बोला सर हम ना शाम को पान खाने जाते हैं एक जगह और वहाँ पे हम 4-5 दोस्तों ने मिलके ये स्टॉक निकाले हैं। मेरी जिज्ञासा और बढ़ी
कि भैया निकाले हैं तो मतलब इसके पास कौन सा ऐसा स्कैनर है जो ये 8x की गारंटी दे रहा है। तो पता लगा कि उसने किसी से सुना, इसने कहीं से सुना, उसने कहीं से सुना, आपस में चारों ने सुन लिया और चारों उसमें पांचों इन्वेस्ट कर लेते। और इसी वजह से 93% लोग लॉसेस में। इसीलिए 93% लोग लॉस में हैं। अब मेरी जिज्ञासा बढ़ी कि भाई अब दिखा तू। तो उन 5 में से 4 स्टॉक 30% लॉस में थे। सिर्फ एक स्टॉक था जो 5-7% बढ़ा हुआ था। एंड ही वॉज सो कॉन्फिडेंट कि सर ये अभी गिरा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से 8x होना है। तो वो क्या कर रहा था, वो अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था ये बोल के कि सर 8x होएगा, 8x होएगा। ही वॉज जस्ट ट्राइंग टू कन्विंस हिमसेल्फ कि ये 8x होएगा, जबकि मैं जानता हूँ कभी 8x नहीं होएगा। बिल्कुल ठीक बात है। एक बड़ा कॉमन सा सवाल है सर कि वही अगेन उन पे आते हैं सर जो 50,000 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, डाउन द लाइन उन्हें भी 20 साल बाद 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ का कॉर्पस तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि तब तक महंगाई इतनी बढ़ चुकी होगी और उन्हें भी अपने जो फ्यूचर के जो खर्चे मैट करने के लिए 5 करोड़ तो कम से कम चाहिए। तो एक 50,000 वाला 5 करोड़ का कॉर्पस कैसे बना है? देखिए आशीष जी, मैं आपका दिल तोड़ दूंगा, ये संभव नहीं है। अच्छा। जो संभव है वो बता देता हूँ मैं आपको। हाँ जी। आज की जो महंगाई की दर चल रही है, जो आज की एवरेज रिटर्न है, हम उसको मान लेते हैं कि अभी 15-1% की रिटर्न दे रहे हैं ये सारे फंड्स। हाँ जी। हम आने वाले 20 से 30 साल में मान लेते हैं कि रिटर्न एवरेज 10% ही रह जाएगी। हाँ जी। अब आप कितना पैसा लगा रहे हो, जो आपको 5 करोड़ चाहिए, वो समझ लेते हैं। अच्छा, कैलकुलेटर। कैलकुलेट ही करना पड़ेगा जी, और तो मेरे पास भी कोई तरीका नहीं है, मैं भी कोई याद तो करके बैठा नहीं हूँ। और दोस्तों ये आप भी कर सकते हैं। लाइव कैलकुलेट हो रहा है आपके सामने, आप देखिए कितना पैसा लगाना पड़ेगा। अगर हम सर 30 साल का एग्जांपल ले लें सर मैं आपको 10 साल 20 साल 30 साल सब बता देता हूँ, और इन्वेस्ट कितना करना है ये बता ये भी बता देंगे। 10% की रिटर्न अगर आपको आ रही है लगातार और आपको 5 करोड़ रुपए चाहिए, तो 10 साल में अगर चाहिए तो कितने पैसे आज से लगाने पड़ेंगे? 20 साल? नहीं, हम इसकी रिवर्स कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। आप मुझे बताओ जी, 5-10 हज़ार रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो आप हर महीना, हम ये मान लेते हम सर 20,000 से शुरू करते हैं। चलो 20,000। बड़ा पैसा चाहिए तो थोड़ा तो बड़ा लगाना ही पड़ेगा। बिल्कुल जी, 20,000 हर महीने लगा रहा है कोई? हर महीने 12% से मैं लगा लेता हूँ 25 साल के लिए। ठीक है, अभी 20 साल लगा लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप 20,000 रुपये महीना लगाएंगे आने वाले 20 सालों के लिए, 20 साल का मतलब हो गया 240 महीने के लिए, तो आपकी जमा राशि जो इन्वेस्ट होएगी वो होएगी 48 लाख रुपए। 48 लाख रुपए। ठीक है जी। और इस पे जो आपको वापसी मिलेगा वो करीब करीब 2 करोड़ रुपया मिलेगा। 2 करोड़ रुपए मिलेगा टाइम में। उस टाइम पे। अगर मैं इसको 20 की जगह 25 कर देता हूँ, तो अब देखो हमने क्या किया, 5 साल बढ़ाए। 5 साल जो आपने ग्राफ समझाया था उसमें टाइम बढ़ाया। 5 साल बढ़ाए। अब इस 5 साल में मैं 20,000 देता हूँ तो मैं कितने एक्स्ट्रा दूंगा? 12-25 60 12 लाख रुपए। 5 साल और दोगे ना सर? 60 महीने दोगे इंटू 20,000, 12 लाख रुपए एक्स्ट्रा। 12 लाख रुपए। तो मैंने 48 लाख की जगह 60 लाख दिए, लेकिन मेरे को 2 करोड़ की जगह मिल गए 3 करोड़ 80 लाख रुपए। तकरीबन 3 करोड़ 80 लाख रुपए, मतलब 1 करोड़ 80 लाख एक्स्ट्रा मिले, सिर्फ आपने 12 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिए जी। अब मैं इसी को 30 साल कर देता हूं। चलिए, तो अब मैंने 12 लाख और बढ़ा दिए अगले 5 साल में। लेकिन सरप्राइजिंगली मुझे कितने पैसे मिले? जहां पहले मुझे मिल रहे थे 2 करोड़, फिर 3 करोड़ 80 लाख, अब मुझे मिल रहे हैं 7 करोड़ रुपए। 7 करोड़ रुपए 30 साल तक लगा रहा है तो कोई जी, 12% के ब्याज से लगा, सिर्फ 72 लाख रुपए रहा है। 72 लाख रुपए। 72 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट और 30 साल में मिल कितने रहे? 7 करोड़ रुपए, और हमने 12% की इसमें रिटर्न आकी है। अब मैं यहाँ पे दोस्तों एक और आप लोगों को ऐसा मतलब झटका खाने वाला एक और वो दे देता हूँ। अधिकतर लोग क्या करते हैं, बैंकों में जाते हैं तो वह बैंक वाला कहता है सर आप एक सिप चालू कर लो, और आप वहीं से ही कर लेते हैं। या आपका ब्रोकर आपको कहता है, या कोई भी आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइजर कहता है, या कोई आपको म्यूचुअल फंड का जो एजेंट होता है वो कहता है कि सर आप ले लो हमसे। तो दोस्तों उसमें और डायरेक्ट फंड में क्या फ़र्क होता है कि उसको आधा % कमीशन मिलता है और डायरेक्ट में कोई कमीशन नहीं होता। हाँ जी। ठीक है। अब ये देखिए मैं आपके सामने, मतलब आपने अगर 20,000 इन्वेस्ट किए तो आधा % एजेंट को मिल जाएगा या कंपनी खर्चा काट देगी।
अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपको आधा % रिटर्न का लास्ट तक फर्क मिलता रहेगा, यही होगा। हाँ बिल्कुल। अब अगर मैंने 12% पे ये चलाया, अगर 12% की रिटर्न आ रही है और मुझे 12 ही मिल रही है तो मेरे को मिल रहे हैं 7,06,00,000 रुपए। हाँ जी। लेकिन अगर मैं इस रिटर्न को 12.5% कर देता हूं, यानी कि आधा % बढ़ा देता हूं, केवल आधा %, जो कि मैं मंथली एक्सपेंस दे रहा हूं, तो ये कितने पैसे बन जाएंगे? कुछ लाख 2 लाख 5 लाख फालतू एक्स्ट्रा हो जाएंगे। ऑलमोस्ट 1 करोड़ का फर्क आ जाएगा। 1 करोड़ का फर्क सिर्फ आधा % से। 7 करोड़ बन रहे थे, अब बन गए 7,90,00,000 रुपए। और ये आप लोग भी कर सकते हैं दोस्तों, कोई भी कैलकुलेटर। गूगल पे जाइए, सिप कैलकुलेटर लिखिए, 20,000 रुपए की सिप डालिए, 12% का रिटर्न निकालिए, 30 साल के लिए देखिए, तो आपको मिलेंगे 7 करोड़ रुपए। और 12 की जगह 12.5 कर दीजिए, आपको मिलेंगे 7,90,00,000 रुपए। ये कैलकुलेशन आप भी कर सकते हैं। मैंने कोई कैलकुलेशन मैं भी ऑनलाइन करके ही दिखा रहा हूँ आपको, मेरे को भी कुछ याद नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। तो अगर आपकी उम्र 30 साल या उससे कम है तो आपके पास 30 साल हैं अभी। जब आप अगर 60 साल में रिटायर होना चाह रहे हैं तो अगले 30 साल तक सिर्फ 20,000 रुपये भी आप लगाएंगे, जबकि आप फ्यूचर में ज़्यादा पैसे भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ 20,000 भी लगाए और आपको 12% का रिटर्न मिलता रहा तो 7 करोड़ का फंड आपके लिए तैयार हो जाएगा। और आई थिंक एक मिडिल क्लास आदमी जो 20,000 रुपये लगा रहा है उसके लिए फंड बड़ा फंड है। देखिए, म्यूचुअल फंड की एक कैलकुलेशन होती है जो मैं आपके माध्यम से बता देता हूँ सबको। अब जैसे ये व्यक्ति है जिसने ये शुरू किया, हम मान लेते हैं 20 से 25 साल का वो हाँ है। जी। तो 20 से 25 साल में उसकी नौकरी लग गई है, लाख 2 लाख, आजकल आईटी वालों की तो लाख 2 लाख लाख तो मामूली ऐसे लग बात है। जाते हैं। हाँ हाँ, जी। ठीक है। लेकिन खर्चे भी होंगे उनके, ऐसा मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे ही बचा लेंगे वो बेचारे। लेकिन 20,000 रुपए अगर उसने डिसिप्लिन से बचा लिए अगले 30 साल के लिए, तो आप एक कैलकुलेशन को समझने की कोशिश करिए कि उसने क्या किया। पहले 30 साल 20,000 रुपए वो जोड़ता रहा, हाँ जी। ठीक है। अब वो रिटायर हो गया तो वहां से वो 2 लाख रुपए महीना निकालना शुरू कर दे। निकालना शुरू कर दे। 2 लाख रुपए महीना, ठीक है जी। 7 करोड़ रुपए उसके जुड़े पड़े हैं, 2 लाख रुपए केवल वो निकालना शुरू कर दे। जब उसका बच्चा 30 साल का होगा, और मतलब बच्चा तो उसका 30 साल का है, जब उसका बच्चा 60 साल का होगा तो ये कॉर्पस पूरा मिला के 100 करोड़ से ऊपर हो जाएगा। निकाल रहा है, डाल नहीं रहा है। निकाल रहा है सर। निकालने से कैसे पैसे बढ़ेंगे? पैसा तो पड़ा पड़ा वहां बढ़ ही रहा है ना। अच्छा। पैसा आपने निकाला थोड़ी है, आपने 20,000 डालने छोड़ दिए हैं। 7 करोड़ का अगर 12% बढ़ता है तो वो कितना पैसा होता है? 84 लाख रुपया। तो हर साल आपके 84 लाख रुपए बढ़ रहे हैं, आप कितना निकाल रहे हो? 24 लाख रुपए। तो हर साल आपके 60 लाख तो जमा ही हो रहे हैं मोटा माटी। बिल्कुल ठीक बात है। इसको हम इस तरीके से भी ले सकते हैं कि आपने एक प्रॉपर्टी खरीद ली, अब आप उसका किराया खाइए बैठ के, किराया खा रहे हो बैठ के, और प्रॉपर्टी की वैल्यू तो बढ़ ही रही है। बढ़ ही रही है। तो इसको, आपने एक प्रॉपर्टी बना ली। हाँ, तो अब आपने 7 करोड़ रुपए कर दिए। हाँ जी। जब तक आप मतलब अभी आप 20 साल या 22-25 साल के हैं, जब तक आप 55 के हुए तब तक आप 20,000 रुपए डालते रहे। उसके बाद आपकी ये वैल्यू बन गई 7 करोड़ के आसपास। हो सकता है 5 रह जाए, हो सकता है 10 भी हो जाए, मुझे नहीं पता क्योंकि आगे मार्केट कैसी चलेगी। लेकिन जो अभी 12% तो मिल ही जाएगा, क्योंकि अभी 20% की एवरेज है, 18% की एवरेज है, तो उस वक्त 12 लग जाएगी। अब आप निकाल रहे हो कितना? 2 लाख रुपए महीना, जो मेरे को उस वक्त चाहिए होगा, ठीक है जी। अब 2 लाख रुपए में निकालते रहो तो आने वाले, जब तक आप जीवित हो, आपकी पेंशन का इंतजाम हो गया। 2 लाख 3 लाख जो चाहिए उस वक्त निकाल लो, 3 जरिए 3 भी निकाल लो। जाते जाते भी आप अपने बच्चे के लिए एक इतना बड़ा कॉर्पस छोड़ के जाओगे जो वो सोच नहीं सकता, या आप भी नहीं सोच सकते। मतलब ये 100 करोड़ से भी ऊपर की वैल्यू बन सकती बड़ा है। बड़ा बड़ा सीधा सा मुझे समझ में आ गई ये चीज। 7 करोड़ आपने बताया, जो 12% का रिटर्न भी बताया, मतलब 1% का रिटर्न हो गया 7 लाख रुपए जी। अगर रिटर्न 7 लाख आ रहा है, निकाल तो 2 ही लाख रहा है, तो 5 लाख तो हर महीने इन्वेस्ट ही हो रहा है। इन्वेस्ट हो रहा है, और इसी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि आपने बंद कर दिया डालना। हाँ जी। लेकिन आपका 5 लाख रुपए एवरेजली डल रहा है। एवरेजली डल रहा है, क्योंकि जो आपका पैसा है वही पैसा तो आपको रिटर्न दे रहा है। यस। तो ये आप देखिए कि पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब लोग यही गलती करते हैं कि लगातार इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। सर, एक बड़ी मानसिकता है जब पैसे आ रहे होते सर हैं मेरा लोगों के पास। कहना ये है कि किसी को 100 करोड़ तक जाने के लिए कोई टाटा बिरला अंबानी के यहाँ पैदा होने की जरूरत नहीं है।
एक 20,000 रुपए का कॉर्पस इकट्ठा करो, 50 साल में आप भी 100 करोड़ की जर्नी तक पहुंच सकते हो। सिर्फ डिसिप्लिन से इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। सर स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने के लिए नॉलेज होना ज़्यादा ज़रूरी है या फिर आपकी साइकोलॉजी या फिर माइंडसेट स्ट्रांग होना चाहिए? दोनों की ज़रूरत है सर। अब आप लगाते रहो पैसा छोटी कंपनियों में, वो वहाँ से आधा पौना खत्म हो जाए और आप साइकोलॉजी में कहो अरे मैं तो बड़ा मजबूत बैठा हूँ, हाँ तो जी, हाँ सर जी। आपने कूड़े में पैसा लगाया तो कूड़ा ही मिलना है ना। वो एक हमारे यहाँ कहावत है ना, कूड़े में पैसा लगाओगे तो बदबू ही मिलनी है। बदबू मिलने है, बिल्कुल ठीक बात है। तो भाई ये तो प्राकृतिक बात है। हम्म आप अच्छी कंपनियों में पैसा लगाओ, हो सकता है रिटर्न कम मिले लेकिन मजबूती मिलेगी और आगे चल के कॉर्पस बड़ा मिलेगा। सर एक बड़ी चीज़ हो रही है सर कि बड़ी कंपनियां तो मान लीजिए 50 हैं, 100 हैं, हैं कितनी है? सर? निफ्टी 50, निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी 500। आप टॉप 500 कंपनी कर लो ना, आप टॉप 300 कर लो। 500 से ज़्यादा बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन ये जो छोटी छोटी कंपनियां हैं, स्टार्टअप्स जो आ रहे हैं, जो अब एसएमई आईपीओ या फिर आईपीओ के द्वारा लिस्ट हो रहे हैं, मार्केट में पैसा तो उनको भी चाहिए। अगर सब बड़ी कंपनी में लगा लेंगे तो छोटी कंपनी में कौन लगाएगा? सर देखो ऐसा है, मेरा मानना ये है कि 1000 मारुति कार बिकती होंगी तो एक रॉल्स रॉय बिकती होगी, हाँ जी। या एक 10,000 मारुति बिकती होंगी तो एक रॉल्स रॉय बिकती होगी। आप अपनी खुशी इस छोटी चीज में ढूंढ लो ना। आपको क्या जरूरत है कि एक रॉल्स रॉय के ख्वाब देखने हैं? ठीक बात है। तो आपको, आप या तो आप धन्ना सेठ हो कि भैया मैं तो 50 कंपनी में पैसा लगाऊंगा, 50 में से 40 डूब जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो 10 चलेंगी वो मेरे को इतना कमा के देंगी कि मेरा ये लॉस कवर है। या तो आप उस मेंटालिटी के हो और आपके पास इतना बड़ा कॉर्पस शुरू में ही हो। जब आपने बाबूजी लगाने ही 20,000 रुपये महीना है तो फिर काहे इतनी बड़ी दिमाग की बात करनी है? फिर हम वही 20,000 वालों की बात करते हैं, तो 20,000 वालों को स्टॉक मार्केट में लगाना चाहिए, केवल एसआईपी डायरेक्ट करना नहीं चाहिए? लगाना चाहिए, एसआईपी में लगाना चाहिए, क्योंकि आपका काम है नौकरी करके पैसा कमाना। म्यूचुअल फंड मैनेजर, जो फंड मैनेजर है, उसका काम है आपके पैसे को ठीक से इन्वेस्ट करना, क्योंकि ही इज आंसरेबल। ओके। भाई आज आप एक कंपनी में नौकरी कर, आपके यहाँ एक लड़का काम कर रहा है, उसको आपने दे रखा है कि भैया ये मेरे 50 कस्टमर हैं, तुझे इनको रिटेन करना है, इनके लिए सेल निकालनी है, ये करना है, वो करना है। अगर वो परफॉर्म नहीं करेगा तो आप तो पूछोगे ना भाई मेरा बिजनेस कम हो रहा है, ये कहाँ जा रहे हैं सब। ठीक बात है। तो ऐसे ही फंड हाउस नहीं पूछेगा उस मैनेजर से कि भैया ये क्यों लोग अपना जो है पैसा नहीं कमा पा रहे, तू क्यों नहीं परफॉर्म करके दे रहा। वेरी सिंपल। इन्वेस्टमेंट की ऐसी कौन सी आदतें हैं जिससे कि कोई इंसान फ्यूचर में मतलब अमीर बन सकता है? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में अगर हम थोड़ा सा एलोबरेट करें इसको। डिसिप्लिन का मतलब ये है कि आज मेरा इस महीने बर्थडे है तो मैं इन्वेस्ट ना करूं। अगर मेरे को इस महीने पार्टी करनी है तो मेरे को एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट को टोटा नहीं करना चाहिए। ओके। छोटी मोटी घर की ज़रूरतों के लिए मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं तोड़नी चाहिए। मेरे अंदर सब्र होना चाहिए, पेशेंस होनी चाहिए, टॉलरेंस होनी चाहिए, उतावलापन नहीं होना चाहिए। सेकेंडली, इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म जर्नी है। आज अधिकतर लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो म्यूचुअल फंड सिर्फ शुरू करते हैं, 1 साल बाद बंद कर देते हैं, यार लॉस हो गया। अरे भाई तो तू इस पैसे को कहाँ लगाएगा? लॉस हो गया तो 2, 5, 10 साल चलाना यार। अगर मार्केट ही ओवरऑल गिर गई है तो वो म्यूचुअल फंड मैनेजर थोड़ी पैसा कहीं अपनी जेब से निकाल के दे देगा। और मार्केट आज गिरी है तो कल बढ़ेगी। कल बढ़ेगी भी। कोई, हम तो अभी ग्रोइंग इकोनॉमी है ना हमारी, तो अभी तो आने वाले जो लोग कहते हैं कि भट्टा बैठ गया, ये हो गया, और मैं लोगों को कहता हूँ भाई मोदी जी ने इतना मजबूत काम कर दिया कि आने वाले 10, 20, 50 साल तो देश भागना ही भागना है। कोविड के समय में स्टॉक मार्केट बहुत तेजी से डाउन गया था जी। बिल्कुल। हम कहें कि लोग बर्बाद से हो गए थे, लेकिन उसके बाद जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण है? क्या बड़े देखो सर कारण ऐसा है, मैं ना, कोविड तो एक वन ऑफ द इंसिडेंट्स है। हाँ। अपन थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। आपकी क्या उम्र होगी आशीष? मेरी 44 है। तो आप और मेरे में ज़्यादा फर्क नहीं है, 5-6 सावन ही ज़्यादा देखे हैं मैंने हाँ। आपसे। अपन ना आ जाते हैं 1990 में, जहाँ तक का मुझे होश है। मतलब मतलब मैंने 95 में 12th करी है, तो मतलब अपन और पीछे आ जाते हैं 5 साल। बिल्कुल, हर्षद मेहता केस वाला। 92 में हर्षद मेहता का केस हुआ, लगा बर्बाद हो गई मार्केट, खत्म हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, मार्केट में भाई साहब 50-70% क्रैश आ गया। हाँ जी। फिर उठी मार्केट? नहीं उठी। 100% उठी ना। फिर हम थोड़ा सा और आगे गए, अनस्टेबल गवर्नमेंट आ गई वहाँ पे, राजीव गांधी जी और ये सब वाला कांड होते चले गए। ठीक है, फिर वहाँ पे देश गर्द में चला गया। फिर मनमोहन सिंह जी आ गए, .com बबल आ गया, ये सब नई चीज़ें आ गई, फिर बाजार गर्द में चला गया। 2008 के आसपास की बात है।
2000 की बात कर रहा हूँ। अच्छा 2000 की। फिर 2004 में ग्लोबल मंदी आ गई जी, हम्म। फिर वहाँ बाजार गर्द में चला गया। इस बीच में चारा घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला, अपने यहाँ लाइन लग गई थी घोटालों की, तेल की घोटाला, फलाना घोटाला, रोज बाजार नीचे चला जाता था। इकोनॉमिकल अनस्टेबिलिटी थी, एफआईआई पैसा नहीं लगा रहे थे कि यहाँ तो गवर्नेंस ही प्रॉपर नहीं है। फिर 2008 में लेमन ब्रदर हो गया, पूरी दुनिया गड्ढे में चली गई। फिर वहाँ से उठना शुरू हुए। 2010 में भी पता नहीं क्या हो गया था, मुझे ध्यान नहीं है। 2014 में मोदी जी आ गए। मोदी जी के टाइम में भी 6000, मुझे ध्यान है 6000 कुछ था इंडेक्स, वहाँ से 9000 चला गया, यानी 50% राइज हो गई 2 या 3 साल में। और फिर वहाँ से जो है खट से नीचे आ गया क्योंकि नोटबंदी आ गई। ठीक है जी, फिर लोगों को लगा अब तो मार्केट खत्म ही है। फिर वहाँ से चलना शुरू हुआ, कोविड आ गया। फिर कोविड से चला, कितने कोविड के बाद भी हमने कितने युद्ध देख लिए। बिल्कुल ठीक बात है। तो कौन सा पहले तो ये कहाँ देखा था हमने, इजराइल और किसका, हमस और क्या था वो, मेरे को नाम नहीं ध्यान एग्जैक्टली। फिर ये रशिया यूक्रेन देख लिया, फिर उसके बाद फिर एक और कोई देख लिया, इंडिया पाकिस्तान का। इंडिया पाकिस्तान भी 2-1 बार हो गए, सिंदूर से लेके और जो भी अपना हो गए। तो कुल मिला के क्या है जी, ये देखो इवेंट आते रहेंगे जाते रहेंगे, देश की तरक्की होती रहेगी। इसके पीछे का लॉजिक आप एक समझने की कोशिश करो कि देश क्यों आगे बढ़ रहा है। आज हम रिलायंस की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों बहुत समझने वाली चीज है। आज कोई कंपनी एक प्रॉफिटेबल जर्नी पे है। हाँ जी। जैसे आप मोबाइल जो है आज एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है अभी के लिए। अब आप मोबाइल यूज कर रहे हो, कल 2 देश लड़ मरे तो क्या आप मोबाइल डेटा यूज करना बंद कर दोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या मतलब है कि ये जो फॉल है ये उसकी सेल या उसकी बैड परफॉर्मेंस की वजह से नहीं है, सिर्फ लोग अपना पैसा क्योंकि मार्केट में अनसर्टेनिटी है निकाल रहे हैं, कल दोबारा डल जाएगा। यही होगा ना। हाँ जी। तो फिर काय बात की घबराहट है? हमने 8 या 10 तो ड्रॉप 50% वाले डिस्कस कर लिए, कोविड हो गया, हर्षद मेहता 90 से लेके 2025 तक सारे सब कर लिए मैंने, ठीक है ना। तो भाई अगर अब भी बाजार बिल्कुल टॉप पे बैठा है तो कितनी ही कोई बैड न्यूज आ जाए फिर ये आएगा। बाजार बहुत फॉरवर्ड लुकिंग होता है, बाजार कहता है ठीक है यार आज का रोना राना हो गया यार, अब आगे बढ़ो ना, क्या इसका एक मातम थोड़ी मनाते रहेंगे। सर गोल्ड जो इस तरीके से गोल्ड में आग लगी है, इसके पीछे आपको क्या कारण नजर आता है? क्या सही इन्वेस्टमेंट है गोल्ड में इन्वेस्ट करना? इस गोल्ड में आग जी ऐसा है कि गोल्ड की एक ना इकोनॉमिक वो है, इसका रीजन है, हर देश में महंगाई बढ़ रही है। बिल्कुल ठीक है, जरूरतें बढ़ रही हैं। आज से हम 20 साल पहले चलते हैं, अपने घर की बताता हूँ, मैं किसी और के ऊपर उंगली नहीं उठाता। एक पिताजी थे मेरे, 3 बालक थे हम, तीनों एक ही घर में रहते थे, सबके कमरे थे जो भी था। और थोड़ा सा पीछे चलते हैं और 20 साल पीछे, मेरे दादाजी का एक घर था, 8 बच्चे थे, 3 कमरों में रहते थे। फर्क पता लगा? हाँ जी। आज उन 8 को घर चाहिए, डिमांड बढ़ गई ना। बिल्कुल ठीक बात है। उन 8 के अपने 3-3 या 2-2 हो गए, सबको घर चाहिए, सबको घर चाहिए। आज की स्थिति ये है कि मैं अपने बच्चों की बात करूं तो दे नीड प्राइवेट स्पेस। एक दिन मेरा बेटा आया, बोला पापा बहुत स्ट्रेस है, बहुत प्रॉब्लम है, डोंट टॉक टू मी। मैंने कहा बेटा तुम्हारे बाप ने तुम्हें छड़ी से नहीं मारा ना, तो तुम्हें साले स्ट्रेस हो रहा है। मैं किसी दिन वहाँ से स्कूल से पिट के आता था और भाई साहब मैं मुंह बना के बैठ जाता, मेरे पापा मुझे 2 थप्पड़ लगाते थे, मुझे तो ना हुआ स्ट्रेस। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बच्चों को मूलभूत जो हमारे सिद्धांत हैं या जो हमारी परवरिश के तरीके हैं हमने वही बदल दिए। आज एक घर में 4 गाड़ी 3 गाड़ी स्वाभाविक हैं, क्योंकि पति अपनी गाड़ी चला रहा है, पत्नी अपनी चला रही है, बच्चों को अपनी स्पेस चाहिए। पहले मेरे दादाजी पे तो गाड़ी वो साइकिल होती थी और मेरे पिताजी पे स्कूटर होता था या एक गाड़ी होती थी, चारों उसमें लद के चल देते थे। तो आज जो है बहुत सारी चीजें हम समाज को दिखाने के लिए कर रहे हैं। जैसे मैं आपको ये खर्चा बताऊं भाई साहब, ये मोबाइल फोन ये मैंने क्यों बदला, क्योंकि दिखावा है और मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं है। मेरे बेटे ने मुझे जबरदस्ती दिला दिया, पापा ये लेके चलो, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, आप 15 या 16 यूज कर रहे हो, 17 लेके चलो। अब भाई साहब हर महीने साल 1.5 लाख रुपए का खर्चा सिर आ गया। ये दिखावा ही तो है, क्या यूज है इसका। फोन पे तो मैं आपसे 1500 वाले फोन पे बात करूं तो भी वैसे ही बात होगी और शायद इससे ज्यादा क्लियर आवाज तो वैसी आएगी। तो हम लोग जो है ये दिखावे की जिंदगी में अपने खर्चे बढ़ाते जा रहे हैं। अब हम आते हैं गोल्ड पे, हाँ जी, जहां से हम शुरू हुए थे।
तो गोल्ड अपनी चमक कभी नहीं खोएगा जी। क्यों? क्योंकि गोल्ड की सप्लाई लिमिटेड है। अब जहां आपके दादाजी को सिर्फ 100, 200, 500 रुपए में काम होता था, आपके पिताजी का 2-5 लाख में होता था, आज आपका 2 करोड़ में होता है। तो भैया ये 2 करोड़ के लिए करेंसी भी तो प्रिंट होएगी कहीं, हाँ जी। कहीं पैसे की वैल्यू भी तो होएगी। अब वो वैल्यू कैसे जनरेट होएगी? एक, कि मैं नया गोल्ड खरीदूं और आरबीआई उसके नए गोल्ड छापे, मतलब नोट। दूसरा, एक और सिस्टम होता है कि मान लो मेरे पास 100 किलो गोल्ड है। आप अब देखो, इसको मैं ऐसे रिलेट करता हूँ। ये मेरे पास फोन है, इसकी वैल्यू 1.5 लाख है, ठीक है जी। अब मैंने ये कहा कि जितने की ये वैल्यू है, मैं आप उतने की मेरी गारंटी ले लो, ताकि कल को मैं पैसे ना दे पाऊं तो आप ये फोन ले जाना। ठीक बात है। तो इस फोन के सामने आपकी गारंटी हो गई इतने वैल्यू की। अब कल को इसकी वैल्यू 3 लाख हो गई, तो आप तो 3 लाख की गारंटी ले लोगे मेरी। हाँ जी। ये 5 लाख का हो गया, आप 5 लाख की ले लोगे। ऐसे ही जो गोल्ड आरबीआई ने 1990 में लेके रखा था, उस वक्त वो अगर 1 करोड़ का था, आज 400 करोड़ का, 1000 करोड़ का हो गया, तो नोट नए छप गए उतने। प्लस क्योंकि अब जरूरत 1 करोड़ से ज्यादा की है हर परिवार में, तो सरकार को और गोल्ड खरीदना पड़ रहा है और नोट छापने पड़ रहे हैं। तो गोल्ड क्या है? हर सेंट्रल बैंक खरीद रहा है। आरबीआई जैसे सेंट्रल बैंक इंडिया का है, चाइना का फेड है, मतलब वो जो भी वहाँ का फेडरेशन बैंक होगा, यूएस का फेड है। तो ये लोग क्या है, ये सोना खरीदते रहते हैं, इस वजह से गोल्ड इस वजह से गोल्ड के प्राइस बढ़ते हैं। दूसरा, जब भी कहीं वार की सिचुएशन होती है या किसी भी तरीके से अनस्टेबिलिटी होती है, तो सरकारें गोल्ड खरीद के रख लेती हैं कि भैया कल को हमारी स्टॉक मार्केट कहीं कोलैप्स कर गई तो हमारे पास हेज होना चाहिए। तो हेज, गोल्ड जो है हेज का इंस्ट्रूमेंट है। अब जैसे मैंने दोबारा उस पे आते हैं मूलभूत सिद्धांत पे। आज से 30 साल पहले रिलायंस की नेटवर्थ मान लो 1 लाख करोड़ थी, तो आज 20 लाख करोड़ हो गई। बिल्कुल। तो पैसे की विशालता बढ़ गई। जब पैसे की विशालता बढ़ी तो ये पैसा कहाँ हुआ? मार्केट में आया। मार्केट में लोगों ने इससे कमाया और वापस ही मार्केट में घुसा दिया। तो ऐसे ही गोल्ड की भी विशालता बढ़ती जा रही है। बहुत बहुत शानदार। आपने जितनी चीज़ें बताई, बिल्कुल एक के बाद एक सब चीज़ें आई ओपनिंग है, और उन सब लोगों के लिए है जो 1 लाख या उससे कम की नौकरी कर रहे हैं, या जो इनिशियल इन्वेस्टर्स हैं और एक छोटा पैसा लगाकर बड़ा फंड बनाना चाहते हैं। अब ऐसे लोग जिनको नॉलेज भी कम है, आपने कहा ऐसे एसआईपी कर लें, एसआईपी में कोई फंड मैनेजर उनका फंड मैनेज करेगा, या फिर कहीं और भी क्रिप्टो में भी कोई पैसा लगा रहा है, 10% लगा रहा है, स्टॉक मार्केट में लगा रहा है, गोल्ड में लगा रहा है। ऐसी क्या गलतियां ना करें, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों को मेंटरिंग भी करते हैं, बहुत सारे लोग आपसे पूछने भी आते होंगे। आपको ऐसा क्या लगता है कि लोग ऐसी क्या गलतियां कर जाते हैं जिससे कि वो उनका पैसा डूब जाता है, या फिर ऐसी क्या गलतियां ना करें जिससे कि पैसा डूबने से बच जाए? देखिए, आप कहीं भी गलती करते हैं, गलती हो गई, गलती हो गई तो उस वक्त तो गलती नहीं लग रही थी जिस वक्त कर रहा था। हाँ जी। उस वक्त वो गलती होती तो आप करते ही नहीं। करते ही नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। तो इसका मतलब गलती का एहसास कब हुआ? आप होने के बाद। होने के बाद। अब अगर वो गलती का एहसास हो गया मुझे, गलती का एहसास कब होगा? जब यार दिल में थोड़ा डर लगेगा। हाँ, दर्द होगा। डर कब लगेगा? जब मैंने अपनी यथा से ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया और कोई कारण ही नहीं है डर का। अगर आज आपकी नेटवर्थ 100 रुपए है और आपने 1 रुपया कहीं लगा रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो 50 पैसे बन जाए, आप कहोगे कोई नहीं यार, कभी तो ऊपर आएगा। लेकिन अगर आपकी नेटवर्थ 100 रुपए है और आपने 100 रुपए ही लगा रखे हैं, तो जब ये 50 हो जाएगी आपको डर लगेगा। बिल्कुल। आप लॉस बुक करोगे ही करोगे। तो कहीं भी इन्वेस्ट करें, अपनी यथा से ज़्यादा ना करें, उतना इन्वेस्ट करें जिसका झटका झेल सकें। दूसरी चीज़, बहुत सोच समझ के पढ़ लिख कर 1-2 घंटा, आजकल तो गूगल, चैट जीपीटी, जाने क्या क्या आ गया है, सबसे अपना एनालिसिस करवा लें। किसी की रिसर्च की, मैं तो मतलब मैं उन लोगों को निहायत ही बेवकूफ़ कहता हूँ जिसे 1 करोड़ इन्वेस्ट करने हैं और 50,000 रुपये कंसल्टेशन नहीं देनी। मैं उन लोगों को निहायत ही बेवकूफ़ कहता हूँ जो दिखाने के लिए तो 1.5 लाख 2 लाख के फ़ोन लेके चल रहे हैं, लेकिन 400 रुपये का पायरेटेड सॉफ्टवेयर चला रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। अगर आप 400 रुपये का पार्ट सॉफ्टवेयर लीगल नहीं अफोर्ड कर सकते, तो भाई ये 1.5 लाख का फ़ोन क्यों दिखावा करना है? मानसिकता से आदमी बड़ा होगा, दिखावे से नहीं।
सर वैसे तो आपका चैनल पे बहुत सारी नॉलेज है, कोई आपका चैनल ही देखे तो उसे बहुत सारी नॉलेज मिल जाएगी, लेकिन इस चैनल के अलावा भी अगर किसी को नॉलेज लेनी हो तो वो कौन सी किताबें पढ़े या फिर कौन से मूवीज़ या कुछ भी आप शेयर करना चाहें? किताबें तो जो लिखी हैं वो मैं तो उन पे विश्वास करता नहीं, क्योंकि किताबें जिस पर्याय मतलब जिस संदर्भ में लिखी गई थी वो अब आगे बढ़ चुके हैं आगे सब। बढ़ चुके हैं। दूसरा, एक बहुत सीधी सी बात है आशीष जी, मेरा मानना ये है कि आपको स्कूल में पढ़ाया गया 2+2 4 होता है, हाँ जी। या आपको भी पढ़ाया गया, मुझे भी पढ़ाया गया, इसे भी पढ़ाया गया, सबको पढ़ाया गया, और ये वास्तविकता। हुँ, हमें ये पढ़ाया गया अगर किताब में कि ये शेयर ऐसी पे लोगे हुँ। तो पैसा बन जाएगा, तो फिर 93% लोग लॉस क्यों ले लॉस रहे क्यों हैं? कर रहे हैं? तो इसका मतलब जो किताब में लिखा है उससे तो पैसा नहीं बनेगा। हुँ, पैसा सिर्फ आपकी नॉलेज जो आप प्रैक्टिकली या किसी से सीख के लेंगे, वहां पैसा बनेगा। किताब पढ़ के अगर पैसा बनता होता तो लोग सारे लॉस नहीं ले रहे होते। बिल्कुल ठीक बात कही, बड़ी बात कही आपने। तो आपको ऐसे मेंटर से सीखना है जो मेंटर आज खुद भी काम कर रहा हो, जो मार्केट में लाइव हो और साथ ही साथ आपको सही नॉलेज भी दे सके। आज दीपक वाधवा जी मनी मेंटर हैं, स्टॉक मार्केट सिखाते भी हैं शायद आप। तो आप क्या एडवाइस देंगे आज जो लोग आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको अगर आपकी कोई देखिए एडवाइस जी, हो? मेरा सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, किसी से ना सीखने की ज़रूरत है, ना कुछ समझने की ज़रूरत है। मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप में एलोकेशन ऑफ फंड करें, हुँ, ठीक है जी। थोड़ा सा गोल्ड लें, शादीशुदा हैं तो पत्नी भी खुश हो जाएगी कि भैया देखो हर दिवाली होली पे ये गोल्ड ले लेता है, या उसका एक नियम बना लें कि जब भी बीवी का बर्थडे होगा गोल्ड दे दूंगा, एनिवर्सरी होगी गोल्ड दे दूंगा। हुँ, इससे क्या है, इन्वेस्टमेंट भी हो रही है, पत्नी भी खुश, और जिसके घर में पत्नी खुश हो तो वो तो भाई साहब वैसे ही उसका तो कोई उसकी तरक्की रोक नहीं सकता। दूसरा, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। आपको तकलीफ तब होती है जब आप लालचवश कहीं इतनी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं कि मैं तो बस 2 साल में करोड़पति अरबपति बन जाऊं। हुँ, आप ये मान के चलें कि ये पैसा बैंक में रखते हैं तो 6-7% साल का बढ़ता है, हुँ, सेविंग्स में रखते हैं तो 3% साल का बढ़ता है। हुँ, पोस्ट ऑफिस या ये जो पोस्ट ऑफिस की भिन्न भिन्न स्कीम या प्रोविडेंट फंड ये वो है, इसमें 7 से 8% बढ़ता है। हुँ, एनएससी हो गई, पीपीएफ हो गया, ये सब जितनी भी पोर्टफोलियो पोस्ट ऑफिस की स्कीम है। अब लोग सोचते हैं प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी में, भाई साहब ये तुक्के की बात है कि आपने लिया 1 करोड़ का और वो 6 महीने साल में 1.5 का हो गया, 1.25 का हो गया, लेकिन अगर आप उसे 10 साल रखोगे ना तो वो भी 6-7% से ही बढ़ रहा है। अगर ऐसा होता तो ये हमारे पड़ोस में जो कैनाट प्लेस है, ये तो भाई साहब आदमी की रीत से ही बाहर चला जाता। हुँ, कितनी ही, अब मैं समझता हूँ यहाँ दिल्ली एनसीआर में प्राइम कैनाट प्लेस से ऊपर तो कोई पूरे प्रॉपर्टी इंडिया नहीं है। की। पूरे इंडिया की क्रीम है कैनाट प्लेस। तो वो क्या कई करोड़ रुपए वहां पे फुट या जगह मिल रही है? नहीं ना, वहां भी अभी भी लाखों में ही है ना। बिल्कुल। और जब से मैं पैदा हुआ भाई साहब इतना सा था, मुझे कच्चा मानना भी नहीं आता था, तब से मेरे को पता है कैनाट प्लेस, अरे कैनाट प्लेस। हुँ, हमारे पापा हमें ले जाते थे कभी गाड़ी में उठाए, अरे कैनाट प्लेस जाएंगे यार, मतलब कैनाट प्लेस मतलब हाँ जी, हाँ। ग्रैंड्योर होता था, साउथ एक्स ग्रैंड्योर होता था। तो क्या वहां पे करोड़ों रुपए गज या फुट में जगह हो गई? नहीं हुई ना, वहां भी रेट वही है 7-8% की। तो जब सब जगह ही इस रेट से बढ़ रहा है तो आप क्यों सोचते हो कि आपका पैसा डबल ट्रिपल 4 गुना हो जाएगा? दोस्तों, पैसा अपनी स्पीड से बढ़ता है, उसकी स्पीड वही है 7 से 15%। इसमें संतोष कर लो, 15% अगर बढ़ गया तो हर 5 साल में कैपिटल डबल हो रही है। इस चीज़ को याद रखो। बस धीरे धीरे इन्वेस्टिंग करो, और ये मत सोचो कि ओवरनाइट रिच होना है। ओवरनाइट रिच कोई नहीं हो सकता। तुम्हारे पिताजी का मकान जो आज 5 करोड़ का बिक रहा, भाई उन्होंने भी वो 40 साल पहले 30 साल पहले 5-10 लाख का ही लिया होगा। आज वो इसलिए बिक रहा है क्योंकि उनका डिसीजन सही था। आप भी ऐसे ही सही डिसीजन लो। अब क्योंकि मकान और घर पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं तो छोटा छोटा कॉर्पस करके जोड़ो। 20,000 भी जोड़ोगे तो 100 करोड़ तक अपनी जीवन काल में देख के जाओगे, लेकिन डिसिप्लिन से रहना पड़ेगा, ट्रस्ट करना पड़ेगा। बाकी गारंटी, फिर मैं यही एक डिस्क्लेमर भी है साथ में, गारंटी कुछ नहीं है। 12% की रिटर्न आ गई तो ही ये पैसा बन जाएगा। बहुत शानदार। आज आपने जिस तरीके से लोगों को नॉलेज दी और उन लोगों को खासकर जो लोग अपना जो पैसा होता है कहीं न कहीं बर्बाद कर देते हैं क्योंकि पैसा कम होता है और इच्छाएँ ज़्यादा होती हैं, तो पहले इच्छाओं की पूर्ति करने लग जाते हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए निकाल नहीं पाते और इन्वेस्टमेंट के लिए निकालने का एक ही तरीका है डिसिप्लिन।
जो आपने समझाया। तो डिसिप्लिन अपनाओ अपनी लाइफ में, एक फिक्स अमाउंट, आपको जो भी अच्छा लगता हो, 20,000, 25,000, 30,000, जितना भी आप यथाशक्ति कर सकते हो वो आप हर महीने जरूर से जरूर इन्वेस्ट करें। और इन्वेस्ट कहाँ करें ये भी आपने इस पॉडकास्ट में जाना। तो अगर आपको लगता है कि दोबारा जाके देखना है तो पॉडकास्ट दोबारा देख लीजिए, अदरवाइज आप दीपक वाधवा जी के चैनल को फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर आपको बहुत सारे टिप्स एंड गाइडेंस मिल जाएंगी। और अगर आपके कोई विशेष सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, फिर कभी आपके लिए ऐसा पॉडकास्ट हम दोबारा भी लेकर आ पाएंगे। सर आप अपने समय दिया इसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।